एक अच्छी नींद लीजिए। अगर आप डेली 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उसके बेस्ट पावर पे रहती है, तो ऑटोमेटिकली आप अधिकांश हल्के फुल्के इन्फेक्शंस को खुद ही हरा देंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उल्टी बीड़ी भी पीते हैं, मतलब जला हुआ हिस्सा अंदर रखते हैं। यहाँ तक कि कश्मीर साइड आप जाएंगे तो वो लोग कांगरी का इस्तेमाल करते हैं, वो कंबल के अंदर एक गर्म हुक्का रखते हैं और फिर पीते हैं। आप अगर और इंटीरियर में जाएंगे तो चिल्लम का उपयोग काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। WHO ने दुनिया में सबसे ज़्यादा जो घातक रोग था वो कोविड चल रहा था पिछले 3 साल से, जस्ट 10 डेज अगो सबसे ज़्यादा घातक रोग में वापस टीबी आ गया। अगर कोई व्यक्ति 2 हफ्ते से अधिक की खांसी, उसका ऐसा बुखार जो शाम के वक्त बढ़ता हो, हल्का रहता हो, अगर किसी को कमजोरी या वजन एकदम से कम होने लग गया हो, इस टाइप की जो लक्षण है, जो सडनली कोई आपका परिचित बहुत ही आपको दिख रहा है, यार तो इतना बीमार क्यों दिख रहा है एकदम से। जब मैं बच्चा था तो मेरी छुट्टी वाले दिन या स्कूल के बाद मैं तो बाहर खेला करता था। आज मेरे दोनों बच्चे हैं जो स्कूल खत्म होने के बाद घर पे ही रह के इंडोर गेम्स प्रेफर करते हैं। धूल मिट्टी इन चीज़ों से एक्सपोजर अब खत्म हो गया है, तो लोगों की, बच्चों की इम्यूनिटी इन चीज़ों को कमज़ोर हो गई है कि हम सभी को खराटे आते हैं। तो लोगों को ये मानना कि ये बीमार खराटा है और ये मासूम खराटा है, थोड़ा सा हमको समझाना और उनको मानने में प्रॉब्लम हो जाती है। ये चीज सामने तब आती है जब व्यक्ति बैठे बैठे दिन में ही सोने लगता है, जब उसकी सुस्ती जाती नहीं है। कभी कभी खराटे ऐसे हो जाते हैं कि खराटे बढ़ते 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 व्यक्ति की सांस रुक जाती है। वर्कर्स मंडे को काम पे आते हैं तो उनका लोगों ने संडे को जाके घर पे स्पायरोमेट्री किया, सबका अच्छा है, पर जब मंडे को वो अपने काम पे आए तो ऑलमोस्ट 15% एवरेज कम है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संध्या चौक से। हम बात कर रहे हैं आज इंदौर के रिनाउंड पल्मोलॉजिस्ट, छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि डोसी सर से, जो कि रिनाउंड है अपनी उन प्रैक्टिसेस के लिए जब सोसाइटी में एज अ सेवियर वो प्रोटेक्ट कर रहे थे कोविड के टाइम, कोरोना के टाइम। हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस सर ने देखे हैं। फर्स्ट इंदौर का सबसे पहला कोविड वैक्सीन भी सर ने ही लगवाया है। साथ में रेमडेसिविर इंजेक्शन का फर्स्ट इस्तेमाल पेशेंट पे करने वाले भी सर हैं। उस समय से अगर हम लोग भी जानते हैं तो सर ऑलमोस्ट 24 आवर्स अरबिंदो में रह के पेशेंट्स को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। हालांकि खुद की भी हेल्थ बीच में डाउन हुई थी कोविड के कारण, बट पूरे टाइम एक योद्धा के स्वरूप में समाज को अपनी सेवाएं दे रहे थे। डॉक्टर रवि डोसी सर आज मेरे नेक्स्ट मेडिकल पॉडकास्ट में हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू इनवाइट डॉक्टर रवि डोसी सर। नमस्कार। नमस्कार सर। बात क्योंकि इंट्रोडक्शन और मेरा परिचय आपसे कोविड के टाइम ही हुआ था, तो किस टाइप का फेस आप लोगों ने उस समय फेस किया और क्या स्ट्रेस भी काफी सारा रहा होगा, और हाउ यू मैनेज्ड एवरीथिंग इन हॉस्पिटल? अलग अलग फेजेस में कोविड के अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस होते थे मैम। फर्स्ट तो जब पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था मार्च 2020 में, तब एक बहुत बड़े एक था कि एक अननोन है, देयर इज अ बिग मिस्ट्री। तब कुछ भी प्रोटोकॉल सेट नहीं थे, जहाँ से भी न्यूज़ आती थी कि हमने ये किया, हमने ये किया। बट सिंस वी वर डीलिंग विद अ डिजीज इन अ प्रॉपर साइंटिफिक सेटअप, हमने उसको जिस तरह से अप्रोच किया, बाद में हमारे प्रोटोकॉल को बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया। और फिर उसको करते करते जैसे जैसे कोविड अपने म्यूटेट करता गया, अपने रूप बदलता गया, वैसे वैसे पेशेंट्स का प्रेजेंटेशन चेंज होता गया और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज होते गए। जो स्ट्रेसफुल बात ये थी कि उस समय 6-6.5 महीने अपने घर वालों से दूर रहना और एक टेंशन सा बना रहता था, क्योंकि उस बीमारी के बारे में इनिशियली जो भी न्यूज़ आती थी, इवन इंदौर के स्टैटिस्टिक्स वर मोर नेगेटिव रादर देन पॉजिटिव। बट फिर जिस तरह का हमें माहौल वहाँ पारिवारिक, एक हॉस्पिटल में रहते रहते उस टाइम पे 14-14, 21-21 दिन पेशेंट को वहीं रहना पड़ता था जब तक नेगेटिव नहीं हो जाए। तो आप रियलाइज करते थे कि वही आपकी एक इमीडिएट फैमिली बन जाती थी और ऑलमोस्ट एक मिनी इंडिया टाइप का उस हॉस्पिटल में बन जाता था, जो कि स्ट्रेस बस्टर का काम करता था। बट उस बीमारी की गंभीरता, उसमें जो कम टाइम में एकदम व्यक्ति सीरियस हो जाता है, उस टाइम में फैमिली में भी हम जो हालत देखते थे कि यंगेस्ट मेंबर स्पेयर हो गए और बाकी सब चले गए। तो ऐसे कितने ही वाक्य थे जो कि एक इमोशनल, आपको सिर्फ आपके ऑक्यूपेशन वाइज ही नहीं, एक पर्सनल लेवल पे भी आपको स्ट्रेस देते थे। तो इट वाज ऑल पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ टीम वर्क और आपका जो थॉरो डेडिकेशन था और जो पूरा स्टाफ हेल्प, और आप क्योंकि अपडेटेड भी थे क्योंकि क्या चल रहा है उस बीमारी का, कोई भी आज के टाइम में कोई लिटरेचर नहीं है,
दिस वाज दैट वैक्सीन। उसकी जो वैक्सीन जब लगनी शुरू हुई तो काफी सारे क्वेश्चंस लेके पेशेंट्स आते होंगे आपके पास, तो किस तरह के क्वेश्चंस है और क्या उनके प्रॉपर आंसर्स होते थे? वैक्सीन को लेके बहुत सारी बातें मीडिया के थ्रू, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उस टाइम पे प्रॉपर मीडिया हुआ अभी भी करता था। इनफैक्ट काफी सारे मिथ्स हैं अभी जो भी हम है। देखते हैं अटैक्स को लेके या जी, फिर अर्ली जी। एज डिसऑर्डर्स को लेके। यूजुअली किसी वैक्सीन की जो प्रोसेस होती है वो 20 इयर्स चलती है, उसके बाद वो मार्केट में या जनरल सर्कुलेशन में आती है। ये जो वैक्सीन है ये एक्सपेडाइट की गई थी, मतलब दूसरी टेक्नोलॉजीज को इस वैक्सीन के लिए यूज किया गया था, एंड विद इन अ मैटर ऑफ 1.5 to 2 years इसकी वैक्सीन बन के तैयार हो गई थी। फॉरेन में इस वैक्सीन को रिगार्डिंग जो इश्यूज सामने आ रहे थे वो ये थे कि एक बहुत ही निम्न परसेंटेज ऑफ, मतलब इवन लेस देन सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ लोगों में कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस देखे गए थे, थ्रोम्बोसिस देखा गया था। तो उसको लेके जो मेजर फार्मा कंपनीज है उनके अगेंस्ट काफी कुछ मीडिया में भी आया था और उनके कुछ मेडिको लीगल प्रोसीडिंग भी हुए थे। बट लकीली इंडिया में जो वैक्सीन प्रोसेस डेवलप हुआ था, जो पूना और हैदराबाद के वैक्सीन हमारे यहाँ डेवलप किए गए थे और फिर गवर्नमेंट के थ्रू बिल्कुल एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में उनको एडमिनिस्टर किया गया था। हम बहुत लकी थे, मैं तो कहूँगा कि वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिजिनस था, क्योंकि हमने कभी वो सिवियरिटी नहीं देखी जो फॉरेन में देखी जाती थी, जिसका श्रेय मैं एज अ कोविड वॉरियर या कोविड वर्कर मैं तो उसको वैक्सीनेशन को ही दूंगा, क्योंकि वैक्सीनेशन ने काफी हद तक कोविड के उस इफेक्ट को पैना कर दिया था। डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स होंगे, और 20 इयर्स का प्रोसेस आप अगर 1.5 to 2 years में कर रहे हैं, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो विद टाइम कई सारी चीजें समझ में आती हैं। बट जितना मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, मैं खुद अभी तक 5 बार वैक्सीनेट हो चुका हूँ। 2 बार वैक्सीनेशन, 3 बार बूस्टर। बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन ना पर्सनली ना मैंने मेरे नोन ग्रुप में देखा है। बट कोविड इन इटसेल्फ इज अ मिस्ट्री, बहुत सारा कुछ है जो विद टाइम हमें मेडिकली समझ में आएगा। सर, वैक्सीन्स की बात अगर करें तो अब जनता काफी ज्यादा अपडेटेड है फ्लू शॉट्स को लेके, काफी सारे रेस्पिरेटरी इश्यूज बढ़ गए हैं, क्योंकि जिनके कोविड में लंग्स डैमेज हुए उनको अभी तक कहीं ना कहीं आस्थमा, ब्रोंकाइटिस इस टाइप के इश्यूज हैं, उनके पल्मोनरी फंक्शंस कम हो गए हैं। तो किस टाइप के वैक्सीन्स नॉर्मली हम आपसे जानना चाहेंगे जो कंपल्शन हर किसी को लगवाना चाहिए? एक गोल्डन सेइंग है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और वैक्सीनेशन हमेशा सिंस हम बच्चे रहते हैं तब से लेकर बड़े तक हमेशा बच्चों को जोड़ के देखा जाता है। बट अब चेस्ट या रेस्पिरेटरी मेडिसिन में सांस संबंधित बीमारियों के लिए एडल्ट वैक्सीन्स आ गए हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर डायबिटीज से, अगर उसको कोई ब्लड संबंधित बीमारी, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट की प्रॉब्लम हो, या फिर मान लीजिए वो कैंसर का पेशेंट हो, कीमोथेरेपी लेता हो, या मान लीजिए उसको कुछ भी नहीं है पर उसको पूर्व में मध्यम से अधिक तीव्रता का कोविड हुआ हो, कभी लाइफ में निमोनिया हुआ हो, वो व्यक्ति 3 वैक्सीन्स के लिए एलिजिबल रहते हैं। वो है वायरल यानी इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन, जिसको फ्लू शॉट भी कहा जाता है, जो हर साल में एक बार लगता है। उसकी स्ट्रेन आती है, वो WHO के द्वारा होती है, कि क्योंकि ये वायरस हर साल चेंज होता है। तो अप्रैल मई में वो स्ट्रेन होती है और इंडिया में सितंबर अगस्त में लॉन्च होती है। वैक्सीन भी चेंज होता है, नाम सेम रहता है? वैक्सीन भी चेंज होता है, वैक्सीन का कंटेंट चेंज होता है, नाम सेम रहता है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज बनाती हैं। और सेकंड होता है बैक्टीरियल या न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक ऑर्गेनिज्म के खिलाफ है, जो बड़ों और बच्चों में सबसे ज्यादा निमोनिया कराने वाला बैक्टीरिया है। तो उसे हम 5 साल में एक बार लगाते हैं, पर अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसको जीवन में एक बार लगाया जाता है। और थर्ड वैक्सीन जिसका आजकल काफी गाइडलाइंस में रिकमेंडेशन आ रहा है, वो है हर्पीज का वैक्सीन। तो हर्पीज के वैक्सीन को भी आप लगा सकते हैं, जिससे हर्पीज और हर्पीज होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, जैसे जो दर्द होता है और जो कई लोगों को रैशेस हो जाते हैं, उससे आप बच सकते हैं। सर, ये जो न्यूमोकोकल वैक्सीन दैट इज PCV, ये किसी भी एज से, क्योंकि हमने अभी तक ये बच्चों के लिए सुना था, तो ये कोई भी एज से हम स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, जो इंडिकेशन ऑफिशियल है वो तो 60 के ऊपर, या जो मैंने अभी मेडिकल कंडीशन बताई थी जिसमें इम्यूनिटी डाउन होती है, उसमें होता है। बट मतलब आपको अगर आउट ऑफ द बॉक्स किसी को यूज करना है तो उसका कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए आप हाई रिस्क हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर पे कोई पर्सन है जो किसी चेस्ट प्रॉब्लम से पीड़ित है, जिसको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो आप उसको लगवा सकते हैं। नहीं तो मेडिकली एज पर रिकमेंडेशन आप 60 के ऊपर ही इनको रिकमेंड कर सकते हैं।
कुछ समय पहले मेरी आपसे बात हुई थी जब मुझे खुद ही स्वाइन फ्लू हो गया था, तो स्वाइन फ्लू के भी कुछ वैक्सीन होते हैं कि इन्हीं में से कुछ कवर हो जाता है? ये जो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है, स्वाइन फ्लू, H1N1 या H3N2, H5N7, ये सभी HN वाले जो होते हैं, ये सभी इन्फ्लुएंजा वायरस का रूप होता है और स्वाइन फ्लू उसी का एक कॉमन नेम दिया तो गया ये है। फ्लू शॉट से ही जी कवर हो सकता जी, है। उससे कवर हो जाते हैं। सर, अब जो कि माहौल चल रहा है पूरा ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे अगर हम बात करते हैं, तो कोई भी नई बीमारी हमें नई पॉपअप होके सुनाई पड़ती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी ऐसी बेसिक सावधानियां डे टू डे लाइफ में हर एज ग्रुप और दोनों जेंडर्स किस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि हमें रेगुलर इन्फेक्शन नहीं हो? आज की लाइफ में हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी ब्रोंकाइटिस, एज्मा, इस टाइप के इश्यूज आते हैं, तो कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं रूटीन लाइफ में इन सब से बचने के? इंटरनल और एक्सटर्नल दो चीजें हैं, और इंटरनल में भी आपके घर के अंदर और एक आपके शरीर के अंदर। तो अगर अपन एक्सटर्नल से चालू करें तो सबसे ज्यादा कॉमन चीजें होती हैं पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज। आपको पोल्यूशन से खुद को प्रोटेक्टेड रखना है। अगर आपको उधर काम करना ही है तो फिर आप मास्क का उपयोग करिए। आप बाहर की जो क्लोथिंग है, बाहर की अलग रखिए और घर के अंदर की अलग रखिए। आप हमेशा कोशिश करिए कि भीड़ भरी जगहों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही जाइए, और अगर जाइए तो मास्क पहन के जाइए। और मास्क से मेरा मतलब है साधारण कॉटन मास्क जो आपके नाक और मुंह को कवर करे। आपको उसके लिए वो जो बड़े बड़े सब N95 और उनका कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल मास्क, ये तो एक्सटर्नल एक बहुत इजी वे आउट हो गया। इंटरनल, आपके घर में भी वेंटिलेशन अच्छा रखिए। आपके घर के अंदर जो प्लांट्स या फिर वेंटिलेशन ऐसा होना चाहिए कि हर रूम को बाहर की हवा सर्कुलेट हो सके, अंदर की हवा बाहर जा सके। ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। दीवालों पे सीलन, फंगस कम होना चाहिए। अगर रूम अधिकांश ऐसे हो जहाँ पे धूप दिखे तो दैट इज द बेस्ट प्रिकॉशन यू कैन टेक। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनल, अपनी खुद की बॉडी का, वो है आप खुद को व्यसन से दूर रखिए। तंबाकू मत लीजिए, अल्कोहल मत लीजिए, स्मोकिंग मत करिए। स्मोकिंग में बीड़ी, ई सिगरेट, वेपिंग, टोबैको मतलब सिगरेट स्मोकिंग, इसके अलावा हुक्का, ये कॉमन प्रैक्टिसेस जो यूथ में भी है, आपको दोनों जेंडर्स में मिल जाती हैं। इसको हमें जहाँ तक के हो सके नहीं करना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक अच्छी नींद लीजिए। अगर आप डेली 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उसके बेस्ट पावर पे रहती है, तो ऑटोमेटिकली आप अधिकांश हल्के फुल्के इन्फेक्शंस को खुद ही हरा देंगे। सर, मेरे पॉडकास्ट की शुरुआत मैलिग्नेंसी के एक सर्जन से हुई थी, डॉक्टर संजय देसाई सर से। वहाँ पे ये बात जानने में आई कि जब ऑन्कोलॉजी की बात करते हैं तो इंडिया में कैंसर लंग फीमेल्स में काफी बढ़ रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो अपने पैर पसार रहा है वो अपनी जगह है, पर साथ में लंग कैंसर्स भी बढ़ रहे हैं। तो इसका एक बेसिक कारण हमें थोड़ा सा म्यूटेशन के बारे में पता पड़ा डॉक्टर सात्विक खद्दर से। साथ में ये मालूम पड़ा कि स्मोकिंग एक बहुत कॉमन रीजन है। तो हाउ डू यू सी इंदौर ग्रोइंग इन दिस साइड? अभी कुछ दिन पहले ही लंग कैंसर अवेयरनेस वीक हमने सेलिब्रेट किया था। सेलिब्रेट तो नहीं करना चाहिए, एक अवेयरनेस कैंपेन थी बेसिकली, क्योंकि सैडली स्पीकिंग इंडिया में नंबर 1 अब लंग कैंसर मेल फीमेल दोनों में हो गया है। और इवन इन द वर्ल्ड चार्ट इंडिया में बहुत प्रोमिनेंटली हेड एंड नेक कैंसर के बाद में अब लंग कैंसर आने लग गया है, जो कि एक बहुत सैड स्टोरी है। सैड स्टोरी यूं है कि ये बहुत कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है, जिसमें टोबैको का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति टोबैको च्यूइंग करता है तो उसको मुंह और गले का कैंसर होगा, पर अगर वो उसको इनहेलेशन फॉर्म में रहता है, सिगरेट, बीड़ी, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उल्टी बीड़ी भी पीते हैं, मतलब जला हुआ हिस्सा अंदर रखते हैं। यहाँ तक कि कश्मीर साइड आप जाएंगे तो वो लोग कांगरी का इस्तेमाल करते हैं, वो कंबल के अंदर एक गर्म हुक्का रखते हैं और फिर पीते हैं। आप अगर और इंटीरियर में जाएंगे तो चिल्लम का उपयोग काफी ज्यादा कॉमन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सुबह से अपने हॉस्पिटल जाएंगे तो रास्ते में ही आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे क्यों लंग कैंसर इतना सर पसार के हमारे देश में बोल रहा है। बैड पार्ट अबाउट लंग कैंसर इज कि जब तक प्रेजेंट होता है खकार में खून बन के, बहुत ज्यादा खांसी बन के, तब तक ऑलरेडी वो स्टेज 3 को क्रॉस कर चुका होता है और अनक्योरेबल या फिर कंट्रोलेबल फेज में आता है। बहुत कम हम इसको स्टेज 1-2B में कर पाते हैं क्योंकि लंग में एरिया बहुत बड़ा है। वो फैलते 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 जब तक बहुत आगे नहीं होता है तब तक हम उसको पकड़ नहीं पाते। तो ये सिनेरियो इंदौर में भी है। ये सिनेरियो एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो बताता है हमको हमारी हेल्थ स्क्रीनिंग भी ज्यादा करनी चाहिए और वी शुड मोटिवेट अवर यंगस्टर्स जो इस हैबिट से दूर रहें।
सर लंग कैंसर, अस्थमा और एक बहुत कॉमन चेस्ट डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक समय एक फैटल डिजीज हुआ करती थी, बट इंडिया ने उसको काफी ज्यादा ओवरकम किया है। स्टिल ट्यूबरकुलोसिस इज वैंडरिंग समवेयर। किस रीजन में हम ये ज्यादा देखते हैं? बच्चों में तो हम देखते हैं ये गोन्स कॉम्प्लेक्स के या प्राइमरी कॉम्प्लेक्स के रूप में। कितनी ज्यादा रिकवरी है और कितनी इंडियन मेडिकल साइंस अब उसको इजी आउट कर चुकी है? बहुत अच्छा और रेलेवेंट क्वेश्चन है मैम। बामुश्किल 10 दिन पहले WHO ने दुनिया में सबसे ज्यादा जो घातक रोग था वो कोविड चल रहा था पिछले 3 साल से, जस्ट 10 डेज अगो सबसे ज्यादा घातक रोग में वापस टीबी आ गया है। एंड दिस इज WHO डाटा जो पूरे वर्ल्ड का रहता है। इंडिया में भी WHO के गाइडलाइन या इंडिया की खुद की टीबी गाइडलाइंस के हिसाब से ऑलमोस्ट 40% प्रेवलेंस ट्यूबरकुलोसिस का होता है। मतलब 100 में से 40 भारतीयों को टीबी उनके शरीर में रहती है। उसमें से 10 से 15% लोग ऐसे होते हैं जिसमें वो टीबी निकल के बाहर आ जाती है। अब इंडिया टुडे इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा टीबी के पेशेंट्स भारत में, चाइना में, पाकिस्तान, जो ये सार्क रीजन है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन, उसमें पाए जाते हैं। गवर्नमेंट ने डॉट्स प्रोग्राम, एक नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, एक बहुत एग्रेसिव स्टैंड हमारे गवर्नमेंट का है कि 2025 तक हम टीबी को भारत से मिटा देंगे। और WHO का प्रोग्राम है कि 2030 या 40 तक हम विश्व से टीबी को मिटा देंगे। तो आजकल टीबी का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति 2 हफ्ते से अधिक की खांसी, उसका ऐसा बुखार जो शाम के वक्त बढ़ता हो, हल्का रहता हो, अगर किसी को कमजोरी या वजन एकदम से कम होने लग गया हो, इस टाइप की जो लक्षण है, जो सडनली कोई आपका परिचित बहुत ही आपको दिख रहा है, यार तो इतना बीमार क्यों दिख रहा है एकदम से। हमारे देश में, हमारे सिटी में ऐसे लोगों का ट्यूबरकुलोसिस का परीक्षण और निदान बहुत जरूरी है। और पकड़ में आने के बाद में आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, और प्राइवेट सेक्टर में भी आप प्रॉपर स्पेशलिस्ट के केयर में रह के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो टीबी का उन्मूलन और जागरूकता वैसे इस समय बहुत लोगों में है। इनफैक्ट बच्चों के पेरेंट्स जो हैं, अगर उनको लंबे समय से खांसी है तो वो भी एक क्वेश्चन लेके आ जाते हैं फिजिशियन के पास कि क्या हम इनका टीबी की जांच करा लें। कहीं ना कहीं हमारा देश इस चीज में तो आगे है, क्योंकि अवेयरनेस इज द मेन की पॉइंट ऑफ रिजॉल्विंग एनी डिजीज। सर, बात करते हैं वेरी कॉमन प्रॉब्लम स्पेशली इन किड्स एंड एडल्ट्स। थोड़ा सा भी वेदर चेंज होता है, खांसी, सर्दी, जुकाम, और ये जो खांसी होती है इस समय की जो एलर्जिक खांसी है, जो वेदर चेंज होने वाली होती है, स्पेशली दिवाली के समय और होली के समय, ये कंटिन्यूड रहती है फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसके कोई स्पेसिफिक रीजन होता है कि हम इसको अस्थमा ही, कई पेशेंट्स अस्थमा को ही मान लेते हैं? आप हर इंदौर में रहने वाले व्यक्ति पिछले 2 साल से चर्चा में ये बात जरूर लाता है कि यार इंदौर के मौसम को क्या हो गया है। आज इंदौर में एक ही दिन में आपको बारिश, धूप और ठंड सभी का एहसास हो जाता है, जो एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक जो अलग अलग आजकल एल नीनो और कई सारे फिनोमिना होने लग गए हैं कि बेमौसम चीजें होने लग गई हैं। तो ये जो चेंजिंग क्लाइमेट पैटर्न होता है, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है बच्चों को। तो आप देखेंगे कि हमारे जो सारे त्योहार हैं, ये सीजन स्पेसिफिक त्योहार हैं, पर आजकल उन त्योहारों के टाइम पे मौसम बड़ा विचित्र होने लग गया है। घर में कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं बच्चा था तो मेरी छुट्टी वाले दिन या स्कूल के बाद मैं तो बाहर खेला करता था। आज मेरे दोनों बच्चे हैं जो स्कूल खत्म होने के बाद घर पे ही रह के इंडोर गेम्स प्रेफर करते हैं। धूल, मिट्टी, इन चीजों से एक्सपोजर अब खत्म हो गया है, तो लोगों की, बच्चों की इम्यूनिटी इन चीजों को कमजोर हो गई है। आजकल हम हमारे डाइट में रिफाइंड फूड ज्यादा लेते हैं, रॉ फूड, यानी मेडिटेरेनियन डाइट कम होती है, रिफाइंड फूड ज्यादा होता है, तो फूड की भी इम्यूनिटी कम हो गई है। जब त्योहारों के टाइम पे चीजें चेंज होती है, सडनली आप नई नई चीजें लेते हो, एकदम मौसम ऐसा हो जाता है, होली के टाइम रंग आ जाते हैं, दिवाली के टाइम पे आपका अलग अलग माहौल हो जाता है, तो उस टाइम पे ये जो जब बॉडी के लड़ने की क्षमता है आज बच्चों में और एडल्ट्स में, टीनेजर्स में रिलेटिवली कमजोर है। इस वजह से उन्हें ज्यादा सर्दी खांसी होती है, और अगर उनको बाय चांस खांसी चालू हो गई तो उनको ठीक होने में 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगता है। हाँ, ये काफी कॉमनली हम लोग देखते हैं, बहुत कॉमन है। तो इसमें कम एज से ही इनहेलर्स लेना कितना सही है, कि नेबुलाइज करके या कुछ
कुछ जनरल एंटी एलर्जिक से ठीक हो सकते दो केस सिनेरियो इसमें बनते हैं। पहला केस सिनेरियो कि एक बच्चा है जिसको सर्दी खांसी हुई, उसका रीजन कुछ और था, बाहर का कोई वायरल लगा। बच्चों के जो लंग्स है वो डेवलपिंग फेज में रहते हैं 5 साल या 11 साल की उम्र तक, तो उस टाइम पे जो इनहेलेशन थेरेपी दी जाती है वो टेम्परेरी रहती है, वो सिर्फ आपको 2 हफ्ते महीने भर तक देनी पड़ती है और उसके बाद यूजुअली बच्चे को जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि लंग्स ग्रो कर जाते हैं। फिर एक वो ग्रुप होता है जिनके फैमिली में एलर्जिक पेशेंट्स हैं, किसी की मम्मी को नाक की एलर्जी है, किसी के पापा को अस्थमा है। अब ऐसे लोगों के जो किड्स रहते हैं उनके अंदर एक्चुअल अस्थमा होता है। वो अस्थमा वाले किड्स को प्रॉपरली हम लोगों को पीएफटी स्पायरोमेट्री जिसे कहते हैं, उनके ब्लड टेस्ट में इओसिनोफिल वगैरह सीबीसी चेक करके हमको उस हिसाब से इनहेलेशन उतने टाइम तक देना पड़ता है। तो इन 2 सिनेरियो में बच्चों में हमको ये इनहेलर्स प्रिस्क्राइब करना पड़ते हैं। सर एक क्वेश्चन और था बहुत, जो कि वेरी कॉमन नाउअडेज इन सोसाइटी। कुछ दिनों पहले आपके कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए स्लीप एपनिया को लेकर, तो एक क्यूरियोसिटी सबको रहती है कि स्लीप एपनिया है तो स्लीप एपनिया मीन्स कोई एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। जनरल लेमन लैंग्वेज में जो हम रात में सोते समय बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं, वही कहीं ना कहीं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्लीप एपनिया है। इसके कारण कई बार नींद में उठ के बैठना, एकदम दम घुटने की प्रॉब्लम होना, जिसको हम बहुत कैजुअली लेते हैं कि अरे वो टेंडेंसी है, इनहेरिटेंस है। बट ये स्लीप एपनिया अगेन ग्लोबल लेवल पे एक बड़ा डिजास्टर जैसा है। तो हाउ डू यू डिफाइन स्लीप एपनिया और उसके क्या अवेयरनेस चैलेंजेस हैं? मैंने थोड़े दिन पहले आपका एक पॉडकास्ट देखा था डॉक्टर संदीप जुल्का सर के साथ में, जिसमें सर ने बताया था कि डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड अब इंडिया बन चुका है। एंड वो पॉडकास्ट में सर की बातों में कहीं ना कहीं स्लीप एपनिया का भी जिक्र आया था। न सिर्फ जुल्का सर जैसे अकॉम्प्लिश्ड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, बल्कि कई सारे कार्डियोलॉजिस्ट, किडनी के नेफ्रोलॉजिस्ट्स और न्यूरोलॉजिस्ट्स आज ये रियलाइज कर रहे हैं कि उनकी जो क्रॉनिक बीमारियां, जिसमें मतलब मैं अगर एग्जांपल दूं कि कोई व्यक्ति एक बीपी की दवाई से कंट्रोल में रहता था, ऑल ऑफ अ सडन उस व्यक्ति को बीपी के कंट्रोल के लिए 2 या 3 दवाइयां लगने लग गई है। या फिर किसी का क्रिएटिनिन थोड़ा सा बिगड़ा रहता था पर ऑल ऑफ अ सडन अब बहुत ज्यादा बिगड़ने लग गया है। किसी की डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। इन सभी केसेस में आजकल रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया है कि स्लीप एपनिया का स्थान है। आपने जो बोला वो बिल्कुल करेक्ट बोला। स्लीप एपनिया वही होती है कि खर्राटे आते हैं और व्यक्ति की सांस रुक जाती है। बट प्रॉब्लम इसमें ये है कि हम सभी को खर्राटे आते हैं। तो लोगों को ये मानना कि ये बीमार खर्राटा है और ये मासूम खर्राटा है, थोड़ा सा हमको समझाना और उनको मानने में प्रॉब्लम हो जाती है। ये चीज सामने तब आती है जब व्यक्ति बैठे बैठे दिन में ही सोने लगता है, जब उसकी सुस्ती जाती नहीं है। कभी कभी खर्राटे ऐसे हो जाते हैं कि खर्राटे बढ़ते 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 व्यक्ति की सांस रुक जाती है, चोकिंग एपिसोड हो जाते हैं। कई व्यक्ति तो इतने भी रहते हैं कि उठ के बैठना पड़ जाता है उनको एकदम से। तो जब ये लक्षण आते हैं तब घर वालों को और व्यक्ति को खुद को समझ में आता है, हाँ यार ये मेरे खर्राटे मैं दिखवा लेता हूँ एक बार। उन लोगों में अधिकांश केसेस में स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम सामने आती है। डेफिनेटली हम डायबिटीज कैपिटल हैं, हम ओबेसिटी कैपिटल हैं, ऑटोमेटिकली स्लीप में भी हम लोग काफी आगे हैं। बोल इसलिए नहीं सकता हूं क्योंकि स्लीप का अभी कोई इतना स्थापित डाटा हमारे पास है नहीं कि हम घोषित कर सके कि हम स्लीप एपनिया के भी कैपिटल। ये क्वेश्चन सुन के सबके मन में ये जरूर आएगा कि खर्राटे तो मैं भी लेता हूँ या मैं भी लेती हूँ, बट हाउ शुड आई डायग्नोज कि मुझे स्लीप एपनिया है या मुझे इसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है? इसका कोई पर्टिकुलर टेस्ट होता है? कई सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हैं, स्कोर्स होते हैं बेसिकली। उन स्कोर्स के बेसिस पे हम भी जब पेशेंट फर्स्ट टाइम वॉक्स इन द ओपीडी तो हम उनसे बात करते हैं। कॉमन स्कोर्स होते हैं जो हम मेडिकली यूज करते हैं, ईएसएस होता है, बर्लिन क्वेश्चन, ऐसे कई क्वेश्चनर होते हैं। पर जैसा आपने बोला कि कोई कॉमन पर्सन कैसे समझेगा, जो लक्षण मैंने भी बताया कि आपके खर्राटे इस टाइप के हों कि सांस ही रुक जाए, इसमें आपको वीकनेस या नींद इस प्रकार रहे कि कॉमन काम करने में, आप पेपर पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपना मनपसंद टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं और आपको झपकियां आने लग जाए, आप गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक सिग्नल पे ही आपको नींद आने लग जाए, या फिर एक ऐसी सुस्ती, मतलब आप सो रहे हैं 6-6 घंटे फिर भी लगता है नींद पर्याप्त नहीं है, सुबह फ्रेश नहीं लग रहा है, हेडेक आ रहा है आपको, आपका वेट एबनॉर्मली पिछले 1-2 साल के अंदर अगर बढ़ गया हो और आपको आपके शरीर में गले का हिस्सा काफी ज्यादा सोलन अप लग रहा हो। तो ये कुछ कॉमन पॉइंटर्स हैं जिससे एक जनरल पर्सन भी समझ सकता है कि स्लीप एपनिया के चांसेस है।
तो इसके लिए एक स्कोर और एक स्लीप स्टडी भी होती है जी। तो उसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है या एक ऑब्जर्वेशन में रहते हैं? स्लीप स्टडी कई प्रकार की होती है। एक होती है होम स्लीप स्टडी और एक होती है जो लेवल 1 स्टडी हम हॉस्पिटल में करते हैं, जिसके अंदर कैमरा के द्वारा पूरी नाइट उनको देखा जाता है और कई तार मॉनिटर लगाए करते जाते हैं। हैं। जो घर वाली स्टडी होती है उसमें कैमरा नहीं रहता है, सिर्फ मॉनिटरिंग होती है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसको बेसिक स्लीप एपनिया का डाउट हो तो हम होम स्लीप स्टडी उनको बताते हैं अगर उनको कोई मेजर इशू नहीं हो, पर अगर मेजर इशू हो तो हम फिर इन हॉस्पिटल स्टडी के एडवाइस करते हैं। उस स्लीप स्टडी के आधार पे स्लीप एपनिया का डायग्नोसिस होता है, उसकी सीवियरिटी पता चलती है और उसी स्टडी के दौरान हम उनको स्लीप एपनिया का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है यानी कि बाइपैप ट्रीटमेंट या NIV थेरेपी कहते हैं, उसको भी लगा के हम देखते हैं कि ये लगाने से उनका स्लीप एपनिया ठीक हुआ कि नहीं हुआ। सर, इस पॉडकास्ट से मैं एक कंफ्यूजन हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये बताना जरूर चाहूंगी कि एक ट्रेंड सा है, हमारे पास भी कई पेशेंट ऐसे आए जिनको नॉस्ट्रल ब्लीड हुआ एंड दे वर यूजिंग देयर बाइपैप ऑनलाइन खुद देख के, तो उसकी भी तो गाइडेंस डॉक्टर ही देंगे। तो उसके लिए आई थिंक पीपल शुड बी अवेयर टू बाय और नॉट बाय the BiPAP and when to buy the BiPAP and which company and how to use it. मैं इस बात का उदाहरण अमेरिका से लेना चाहूँगा जहाँ पे बाइपैप इंश्योरेंस कंपनी तभी रीइंबर्स करती है जब वो प्रॉपर स्लीप स्टडी प्रॉपर व्यक्ति के द्वारा करा गया हो तो ही मान्य होता है। आप अगर देखेंगे जो आपने बात बोली ये वाकई में हो रहा है और उसका कारण जो ऑनलाइन इजी अवेलेबिलिटी हो गई है, यहाँ तक कि आप अगर मतलब रेप्यूटेड मार्केट्स में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी दे जस्ट आप जाइए और वो आपको वेंडर ही एक डॉक्टर बन के दे देते हैं। पर इट इज़ अ साइंस, इस साइंस के ऊपर हम अगर विचार करें तो बिना ये समझे कि मुझे कौन सी नींद की बीमारी है, आपने पूछा था कि मेरा खर्राटा प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं है, बिना उसको समझे अगर आप कोई NIV मशीन खरीद लेंगे, आप मास्क कैसा भी ले लेंगे, आप उसमें सेटिंग गड़बड़ लगा देंगे तो वो मतलब आपको फायदा करने की जगह उल्टा नुकसान ज्यादा कर देगी। ठीक है सर, क्योंकि अब भारत एक ऐसे समय में निकल रहा है जहाँ पे सारी पुरानी चीजें हम रिवाइव कर रहे हैं, चाहे वो श्री अन्न हो, चाहे वो मोटा खाद्य पदार्थ हो, मिलेट्स की हम बात करते हैं। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम गवर्नमेंट इनफैक्ट हम सब डॉक्टर्स भी खुद की लाइफ में और दूसरों की लाइफ में ऑप्ट करना चाह रहे हैं कि हम बेसिक कुछ एक्सरसाइजेस जो योगाभ्यास प्राणायाम है, क्योंकि लंग फंक्शंस के लिए योगाभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ में पल्मोनरी फिजियोथेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके बारे में आप कुछ बताएं। लंग अपने आप में एक यूनिक ऑर्गन है और उसकी यूनिकनेस को अगर वाकई में इस विश्व में किसी ने सबसे पहले पहचाना है तो वो हमारे भारतीय योग बनाने वाले गुरुओं ने पहचाना है, जिन्होंने प्राणायाम जैसी चीज जिसमें प्राणवायु का जिक्र किया गया है, अनुलोम विलोम और जल नीति जैसी एक्सरसाइजेस बताई गई है, जिसमें न सिर्फ आप श्वसन तंत्र, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो नाक से लेकर फेफड़ों तक होता है उसको साफ भी कर सकते हैं, बल्कि उसके रेगुलर एक्सरसाइजेस से आप मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। तो जो आपने बात बोली वो बहुत प्रासंगिक है। इस 20 तारीख को ही वर्ल्ड COPD डे है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है और इस बार की थीम है नो योर लंग फंक्शन, और आप अगर उसका पोस्टर देखेंगे तो उसमें एक बच्चा बैठ के योगा कर रहा है। तो विश्व स्तर पे ये बात स्थापित है कि योगिक एक्सरसाइजेस जो व्यक्ति करते हैं उनके लंग फंक्शन नेचुरली इम्प्रूव किए जा सकते हैं एंड डेफिनेटली वो हम हमारे ही घर की चीज को अगर और रेगुलरली करना चालू करेंगे तो जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का ग्राफ इतना बढ़ रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो योगा हैज अ गुड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा, एलर्जी, COPD में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, स्लीप एपनिया की बहुत सारी चीजें होती हैं। कई लोग होते हैं जो नाक बंद होना, आपने बताया था नाक में से ब्लड आ रहा है, हाँ। नाक में से जिनको ब्लड आता है बहुत सारे एलर्जिक केसेस रहते हैं, उनके साइनसेस चोक रहते हैं। तो व्यक्ति एलर्जी का ट्रीटमेंट कई सालों तक लेते लेते खुद परेशान हो जाता है कि सर मैं कब छुटकारा मिलेगा इससे। तब हम उन लोगों को बोलते हैं आप किसी प्रॉपर योगाचार्य के पास जाइए और जल नीति सीखना चालू करिए। तो जल नीति के द्वारा नेचुरल वे में भी आप एलर्जिक राइनाइटिस जैसी बीमारियों में आपको हेल्प मिल जाता है। सर, हर पॉडकास्ट में मैं एक 2-3 फैक्टर्स जरूर हमारे यूथ को कन्वे करवाना चाहती हूँ। एक है व्यसन या नशा, जिसे जो इंदौर में टॉप पे है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं।
न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट हम लोग, या एक्सपोजर टू सनलाइट, ये सब हम बात कर चुके हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर है आज की तारीख में मैक्सिमम बीमारियों की, दैट इज स्ट्रेस। उसको हाउ डू यू कोऑर्डिनेट पल्मोनरी फंक्शंस एंड स्ट्रेस, आर दे कोऑर्डिनेटेड समवेयर? मैम एक बहुत फेमस स्टडी है रेस्पिरेटरी मेडिसिन में, जो वर्कर्स मंडे को काम पे आते हैं तो उनका लोगों ने संडे को जाके घर पे स्पायरोमेट्री किया, सबका अच्छा है, पर जब मंडे को वो अपने काम पे आए तो ऑलमोस्ट 15% एवरेज कम आए। तो ये अपने आप में बताने के लिए एक उदाहरण है कि स्ट्रेस व्यक्ति जब लेता है तो लंग फंक्शन डाउन होता है। स्ट्रेस फिजिकल भी हो सकता है, अगर कोई भारी काम करता है तो सबसे ज्यादा अच्छा है कि अगर वो सुबह बॉडी को थोड़ा सा एक्सरसाइज से टोन अप कर ले, तो एरोबिक एक्सरसाइजेस, तेज चलना 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, योगा करना, ये बहुत हेल्पफुल है। और जो इंटरनल स्ट्रेस होता है, काम रिलेटेड एंजाइटी जो व्हाइट कॉलर जॉब लोगों में बहुत रहती है, अगर वो लोग भी प्राणायाम में मेडिटेशन करें अगर 15 से 20 मिनट तक डेली, तो लंग फंक्शन तो उनका डेफिनेटली एज कंपेयर टू अदर्स बेटर रहेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रवि डोसी सर, जो कि इंदौर के फेमस चेस्ट फिजिशियन पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। सर के द्वारा आज हमने जाना कि किस तरह से नशा, किस तरह से पुअर न्यूट्रिशन और योगा के इस्तेमाल से, साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो हमारी नींद भरपूर होनी चाहिए, और उसका एक उजागर स्वरूप है, एक छोटी सी बीमारी का स्वरूप है स्लीप एपनिया, जिसके बारे में अभी हमने सर से जाना। सर, इंदौर को एक यूथ एंगल से आप कहीं एक पॉजिटिव स्वरूप की देखते हैं और कुछ एक नेगेटिव, उसके बारे में एक शॉर्ट टिप फॉर पल्मोनोलॉजी। यूथ आइडल, देखिए एक टीनेजर जब आज इस वर्ल्ड में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको एक फिजिकल, मेंटल और अपने प्रोफेशनल बैलेंस की जरूरत होती है, और यही पल्मोनोलॉजी की भी रिक्वायरमेंट है कि आदमी एक फिजिकल, मेंटल और ऑक्यूपेशनल बैलेंस में रहे। हमें हमेशा जो भी चीज करना है पूरे जज्बे के साथ करना है, ये तो हर इंदौरी पर्सन की आदत है, बट एट द सेम टाइम हमें डेफिनेटली जो आजकल कॉमन रिस्क फैक्टर्स जैसे एडिक्शन, पीयर प्रेशर की वजह से बहुत कॉमन है, उससे बहुत दूर रहना है, क्योंकि इंदौर जैसी सिटी में इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप स्मोकिंग वगैरह से डे 1 से दूर रहिए। आप अगर मोटिवेटेड है अपने टारगेट की तरफ, तो अगर आप अपने लंग्स का ध्यान रखेंगे, आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, वेट कंट्रोल में रखेंगे, अच्छी नींद लेंगे, तो यू विल बी हैप्पियर। एंड डेफिनेटली एक चीज जो मैं यूथ के लिए बोल सकता हूँ कि नाइट टाइम में सोने से 1 घंटे पहले प्लीज अपने मोबाइल, टैबलेट्स, टीवीज और कंप्यूटर्स को साइड में बंद कर दीजिए। That's a great idea, sir. Definitely, even I will also try to do and opt this methodology. तो ये थे डॉक्टर रवि डोसी सर। इसके समापन के साथ में हमारा जो ये मेडिकल पॉडकास्ट है वो शायद पल्मोनोलॉजी के लिए, जो एक लंग्स को हम एक इग्नोर्ड फॉर्म में लेते हैं, उसके लिए शायद जन जागृति का कार्य करेगा। सर को अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनके कांटेक्ट डिटेल्स हमारे पेज पे है। साथ में सर के कुछ छोटे छोटे से क्लिप्स जो मैं डिस्कस करना भूल गई, काफी सारी डिजीजेस को सर अपने बच्चों के साथ प्ले फॉर्म में बताते हैं। टीबी गणेश, अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर ढूंढेंगे तो सर के पर्सनल छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, जिसमें इनकी पूरी फैमिली भी कोऑर्डिनेट करती है और छोटी छोटी बीमारियों के बारे में सर बताते हैं। सर, आप आए और काफी क्रूशियल टाइम में आप निकले और हमको समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर कॉलिंग।